Hello students, this is लाल चंद्र यादव। वेलकम टू ऑल इन योर क्लास। बच्चों, आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज हम लोग अपनी हिंदी व्याकरण से एक नए पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका शीर्षक है निबंध लेखन। आप सभी को पता है कि हम किसी भी साहित्य को प्रायः दो भागों में अध्ययन करते हैं। एक हो जाता है हमारा साहित्य का भाग और दूसरा व्याकरण का भाग। तो आज हम लोग व्याकरण से निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोग निबंध शब्द से भली भांति परिचित हैं और प्रायः किसी न किसी विषय पर आपको निबंध लिखने के लिए मिल जाया करते हैं। क्लास 3rd से ही लगभग हर परीक्षाओं में विभिन्न विषयों पर हम सबको निबंध लिखना होता है और आपने उन निबंधों को लिखा भी होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से ही आपने ये देखा होगा कि निबंध नामक प्रकरण को, जिसको कि हम अंग्रेजी में टॉपिक कहते हैं, के बारे में कोई विशेष चर्चा हुई होगी। ऐसा लगता है कि हमको निबंध में क्या पढ़ना है, बस हम किसी भी विषय पर लिखे गए निबंध को किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं, कुछ उसके बिंदुओं को याद कर लेते हैं और परीक्षा में बैठ कर के निबंध लिख देते हैं। या प्रायः हम अपने विषयाध्यापक से उसके बारे में पूछ लेते हैं, अर्थात ये जानने का प्रयास करते हैं कि परीक्षा में किस विषय पर निबंध लिखने के लिए आएगा और उसी विषय को हम तैयार करके आते हैं। बच्चों, क्या वास्तव में निबंध लिखना इतना आसान है? अगर वास्तविकता बताई जाए तो मैं जहाँ तक महसूस करता हूँ कि बिना तैयारी के कोई भी विषय पर कुछ भी लिखना आसान नहीं है, चाहे वह निबंध ही क्यों ना हो। हम जब तैयारी के साथ कोई काम करते हैं तभी हमको उसका 100% परिणाम मिलता है, अर्थात हम अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। तो बच्चों, आज हम आप लोगों को एक अच्छा निबंध कैसे लिखें उसको बताएंगे। उसको बताने से पहले सबसे पहले हम लोग निबंध के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। ये जो निबंध शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, वो है नि प्लस बंध, जिसका अर्थ है अच्छी तरह से नियमों से बंधा हुआ। अच्छी तरह से नियमों में बंधा होने से तात्पर्य है कि हम जिस विषय पर निबंध लिखते हैं उसमें हम कुछ परंपरागत नियमों का पालन करते हैं, कुछ उसके क्रमवार बिंदुओं का हम अनुसरण करते हैं, तभी हम एक आदर्श निबंध लिख पाते हैं। तो मैंने जैसा कि बताया कि दो शब्दों से मिल के बना है नि प्लस बंध, जिसका मतलब होता है अच्छी तरह से नियमों में बंधा हुआ। तो कोई भी कार्य जब हम नियमबद्ध तरीके से करते हैं तभी हमको वो कार्य करने में पूर्ण सफलता मिलती है। किसी भी काम को मैंने पहले ही बताया है, ना तो बहुत आसान समझिए ना ही बहुत कठिन। जो हमारा निबंध शब्द है उसी को हम अंग्रेजी में एस्से भी कहते हैं।
एस्से अर्थात निबंध। बच्चों, जब हम किसी विषय पर निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले हमको उस विषय की एक पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसका एक सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जब हम विभिन्न विषयों पर निबंध लिखते हैं तो ये हमसे अपेक्षा की जाती है कि विभिन्न विषयों पर हमको एक सामान्य ज्ञान है। बहुधा अर्थात प्रायः जो हमको निबंध लिखने के लिए दिए जाते हैं वो किसी लोकप्रिय टॉपिक पर, बिंदु पर लिखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई विशेष त्यौहार पर निबंध लिखने को मिल सकता है, किसी विशेष ऋतु का वर्णन करने को मिल सकता है, किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के ऊपर निबंध लिखने को मिल सकता है, कोई जो वर्तमान में समस्या है उस पर निबंध लिखने को मिल सकता है। इसी तरह से जो निबंध लिखने के लिए हमको मिलते हैं वो प्रायः चर्चित मुद्दे हुआ करते हैं। अर्थात जो अध्यापक है, जो बोर्ड परीक्षा लेता है, वो ये जानना चाहता है कि इस विषय पर हमारा कितना ज्ञान है, इस विषय पर हमारी कितनी पकड़ है, और साथ ही साथ वो हमसे सुझाव और समाधान की भी अपेक्षा करता है कि हम उक्त समस्या के लिए कौन सा समाधान या सुझाव दे रहे हैं। तो निबंध बच्चों छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर हम अच्छे तरीके से निबंध लिखते हैं तो चाहे निबंध छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम निश्चित रूप से एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे निबंध की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्दों की होती है, तो कहीं 500 शब्दों की होती है, तो कहीं 100 शब्दों की होती है, कहीं 150 शब्दों की होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ज़्यादा शब्दों में हमको निबंध लिखना है तो हमको उस विषय से संबंधित अधिक ज्ञान होना चाहिए। कम विषय पर लिखना है तो उस विषय से संबंधित हमको मुख्य बिंदुओं का ज्ञान होना चाहिए, यानी मुख्य जो उसके बिंदु है, जो मुख्य उसके बारे में जो मुख्य बातें हैं उसको हम निबंध में लिखें। और बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम निबंध लिखें वो तय शब्द सीमा के अंदर ही लिखे जाएं। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम शब्द सीमा से ज़्यादा अधिक शब्दों का प्रयोग ना करें, यानी शब्द सीमा से अधिक शब्द ना लिखें। अब हम निबंध की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। तो निबंध की जो परिभाषा है वो बहुत ही आसान है। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना, वह लेख जिसमें उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में इस तरह से प्रस्तुत की गई हो कि हमें उस विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, निबंध कहलाती है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिससे हमें उस विषय से संबंधित सारगर्भित
जानकारी प्राप्त हो उसे हम निबंध कहते हैं। किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना, वह लेख जिससे हमें उस विषय से संबंधित सारगर्भित जानकारी प्राप्त हो उसे हम निबंध कहते हैं। आप और बड़ा अगर परिभाषा करना चाहते हैं, परिभाषा को और अधिक शब्दों में व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि किसी भी विषय पर लिखी गई वह रचना जिसमें उस विषय वस्तु से संबंधित जानकारी इस क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में रखी गई हो कि हमें उससे उस विषय की सारगर्भित जानकारी प्राप्त हो जाए, यानी संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? निबंध कहेंगे। तो बच्चों, ये तो था निबंध का एक संक्षिप्त परिचय, अर्थात हमने निबंध की परिभाषा को जाना। अब आगे हम जानते हैं कि निबंध के कौन कौन से अंग हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है निबंध के अंग। तो जो निबंध का हमारा पहला अंग है वो है भूमिका अथवा प्रस्तावना। दूसरा मध्य भाग अथवा विषय विस्तार। जो हमारा तीसरा है वह है निष्कर्ष अथवा उपसंहार। हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? निबंध के अंग। तो निबंध के कितने अंग हैं? निबंध के 3 अंग हैं। भूमिका अथवा प्रस्तावना, मध्य भाग अथवा विषय विस्तार, निष्कर्ष अथवा उपसंहार। अब हम ये जान लेते हैं कि किसमें हमको विषय से संबंधित क्या लिखना है। अर्थात हम भूमिका अथवा प्रस्तावना में निबंध के बारे में क्या लिखें, अर्थात जिस विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं उसमें हम भूमिका अथवा प्रस्तावना की जो हमारी हेडिंग है, जो हमारा वो बिंदु है, उसमें हम क्या लिखें। तो भूमिका अथवा प्रस्तावना में हमको अपने विषय वस्तु का परिचय देना होता है, अर्थात जिस विषय पर हम निबंध लिखने जा रहे हैं उसका एक सामान्य परिचय देना होता है। जैसे कि अगर आप सुभाष चंद्र बोस पे निबंध लिखने जा रहे हैं तो आप एक संक्षिप्त परिचय देंगे सुभाष चंद्र बोस जी का कि वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने
प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया इत्यादि। यानी हम संक्षिप्त छोटा सा एकदम परिचय देते हैं कि हमको ये पता चल जाए कि वो विषय जिस पर हम निबंध लिख रहे हैं वो क्या है। अगर हमको जैसे कि इंडस्ट्री पे लिखना हो, यानी उद्योग पे लिखना हो, उद्योग धंधों पे लिखना हो, तो उसका हम एक संक्षिप्त परिचय देंगे। कोई व्यक्ति शिक्षा जगत से संबंधित है तो हम उसका परिचय देंगे कि वो शिक्षा जगत में उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या क्या उनके किस लिए वो जाने जाते हैं। अर्थात एक प्रकार से छोटा सा इंट्रोडक्शन, जिसको आप इंट्रोडक्शन कहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना। यानी संक्षिप्त परिचय जो है वो हम निबंध के इस भाग में देते हैं, इस अंग में देते हैं। जो हमारा मध्य भाग होता है अथवा विषय विस्तार होता है उसमें हम निबंध का एक जो पूर्ण परिचय है उसे देते हैं। अर्थात हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उस विषय की एक संपूर्ण जानकारी क्रमवार तरीके से देते हैं। क्रमबद्धता का बहुत ध्यान रखना होता है कि पढ़ने वाले को जो है वो रुचिकर लगे और बातें बिल्कुल स्पष्ट हों। जो हमारा तीसरा भाग है वो है निष्कर्ष अथवा उपसंहार। इस भाग में हम अपनी राय देते हैं और अपने विषय को समाप्त करने का प्रयास करते हैं। यानी जिस विषय पे हम निबंध लिख रहे हैं और जो जो ऊपर हमने बातें लिखी उन सब का निष्कर्ष क्या है, अर्थात हम कहना क्या चाह रहे हैं, और हम अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी प्रायः हम इसी में लिख देते हैं। बच्चों, आप में से कुछ लोगों ने मंच पर भाषण दिया होगा, तो जब हम कभी भाषण देते हैं तो सबसे पहले हम जिस भी विषय पे भाषण देते हैं उसके बारे में थोड़ा क्या करते हैं, परिचय देते हैं। कभी कभी हम कुछ लोकोक्तियों को बोल करके, कुछ दोहों को बोल करके अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। ठीक वैसे ही हमको अपने निबंध लेखन की भी क्या करनी है, शुरुआत करनी है, भूमिका देनी है। फिर हम क्या करते हैं कि भाषण हम जिस विषय पर देते हैं उसमें हम उसके बारे में जो भी हमको ज्ञान है उसको लिखते हैं। वैसे ही निबंध में भी भूमिका लिखने के बाद हम विषय से संबंधित जो हमारा संपूर्ण ज्ञान है, जो हमको जानकारी है, वो शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए, कभी कभी हमको ज़्यादा ज्ञान होता है, ज़्यादा बातें लिखनी होती हैं। ऐसा प्रायः दो कारणों से हो सकता है। एक तो कि आपकी सुनियोजित तैयारी नहीं है तो आप एक ही बातों को कई बार लिखते हैं, और दूसरा कि आपको वास्तव में उस विषय पर ज़्यादा ज्ञान है लेकिन हमको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए कम से कम शब्दों में इस तरीके से अपनी बातों को व्यक्त करना है कि सामने वाला हमारे निबंध को पढ़ करके आकर्षित हो जाए, वो उसे लगे कि किसी ने निबंध लिखा है। तो मध्य भाग में हम विषय का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं, और अंत में हम निष्कर्ष लिखते हैं। मैंने बताया निष्कर्ष में जो हमने बातें बताई, जैसे अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और वास्तव में हम कहना क्या चाहते हैं, उसको हम निष्कर्ष में लिखते हैं। तो बच्चों, ये हो गया निबंध के अंग। अब हम चर्चा करेंगे कि निबंध के कितने प्रकार होते हैं, अर्थात हम कितने प्रकार के विषयों पर प्रायः निबंध लिखते हैं। तो बच्चों, निबंध तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो आपको अध्ययन करने के लिए मिलता है, जो प्रायः परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उसमें हम निबंध को 4 भागों में बांट लेते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि निबंध 4 प्रकार के होते हैं। अब वो निबंध के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? तो जो हमारा निबंध का पहला प्रकार है वह है वर्णनात्मक निबंध। और जो दूसरा हमारा है वो हमारा है, एक तो हमारा वर्णनात्मक निबंध हो गया,
दूसरा अगर हम निबंध की बात करें तो हमारा हो जाएगा विचारात्मक निबंध। और जो तीसरा हमारा है वह है भावात्मक निबंध। जो हमारा चौथा प्रकार है वो है व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध। अब ये क्या क्या निबंध होते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। जो हमारा वर्णनात्मक निबंध होता है उसमें हमें किसी विषय का वर्णन करना होता है, जैसे किसी ऐतिहासिक इमारत का वर्णन करना पड़ सकता है, जैसे लाल किले का, ताजमहल का। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम लिखते हैं, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी विशेष ऋतु का भी वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु। तो एक प्रकार से वर्णनात्मक निबंध होता है जिसमें हमको किसी विषय का क्या करना होता है, वर्णन करना होता है। जो विचारात्मक निबंध होता है उसमें हमें विचारों को प्रधानता देनी होती है। विचारों की प्रधानता से तात्पर्य है कि उसके बारे में हमारे अपने क्या विचार हैं। विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में जैसे कि हम लिख सकते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप है या वरदान। तो वो हमारे विचारों को जानना चाह रहा है कि जो विज्ञान है वो हमारे लिए एक प्रकार से वरदान सिद्ध हुआ है या अभिशाप सिद्ध हुआ है। या आतंकवाद के जो आतंकवाद है उस पर भी हमारी भिन्न भिन्न राय हो सकती हैं। तो हम आतंकवाद के विषय पर भी हमको विचारात्मक निबंध लिखने को मिल सकते हैं। तो बच्चों, विचारात्मक निबंध वह निबंध होता है जिसमें हमसे हमारे विचारों की अपेक्षा की जाती है कि अमुक विषय पे हमारे अपने विचार क्या हैं, हम क्या मानते हैं किसी चीज़ को। जैसे कोई अगर कानून पास होता है, वो कानून पे भी, उस कानून के विषय पर भी हमसे निबंध लिखवाया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि ये हितकर है या अहितकर है। जो हमारे निबंध का तीसरा प्रकार है वह है भावात्मक निबंध। इसमें हमको किसी भावात्मक विषय पर निबंध लिखना होता है, जैसे कि स्नेह पे लिखने को मिल सकता है, प्रेम पे लिखने को मिल सकता है। प्रायः इस प्रकार के निबंधों में लोकोक्तियों पर हमको निबंध लिखने को ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि साँच बराबर तप नहीं, अहिंसा परमो धर्मा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये भावात्मक निबंध है जिसमें हमको किसकी प्रधानता देनी पड़ती है, भावनाओं की प्रधानता देनी पड़ती है। और निबंध में हमें उस भावनाओं का जीवन में क्या उपयोग है, क्या मूल्य है, उसे दर्शाना होता है, उसे बताना होता है। जो हमारा निबंध का चौथा प्रकार है वह है व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध। निबंध की जो ये श्रेणी होती है इस पर निबंध लिखना थोड़ा सा जो है वो कठिन होता है। आईएएस की परीक्षाओं में यानी यूपीएससी जो हमारा एग्ज़ाम कराता है वो प्रायः इसी विषय पर निबंध लिखने के लिए हमको देता है, निबंध के इसी प्रकार के विषय पर निबंध लिखने को देता है। और जो हमारी पीसीएस की परीक्षा होती है उसमें प्रायः हमको वर्णनात्मक निबंध देखने को मिलते हैं। तो निबंध कोई भी आपको लिखने को मिल सकता है विभिन्न परीक्षाओं में। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं व्याख्यात्मक या विश्लेषणात्मक निबंध की। तो निबंध की इस श्रेणी में हमको प्रायः कुछ ज्वलंत मुद्दे दिए जाते हैं। ज्वलंत मुद्दों से है मतलब है कि जो वर्तमान में
समस्याएं चल रही हैं, जो वर्तमान में मुद्दे चर्चित रहे हैं, उसे दिया जाता है और उस विषय पर हमसे अपनी राय मांगी जाती है कि ये जो समस्या है, जो ये मुद्दा है, उसका क्या निष्कर्ष निकल सकता है, ये मुद्दा कितना हमारे लिए हितकर या अहितकर हो सकता है और हम इस विषय पर किस प्रकार से समाधान देने के लिए और हम इस विषय पर किस प्रकार से समाधान दे सकते हैं, अर्थात उपाय सुझा सकते हैं कि अमुक समस्या को कैसे हल किया जा सकता है, इस समस्या को कैसे हल किया जा सकता है। ये जो निबंध की कैटेगरी है वो प्रायः विचारात्मक निबंध से कुछ मिलती जुलती होती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, यानी भारत चीन के संबंध जो इस समय एक ज्वलंत मुद्दा है, भारत चीन के बीच में बढ़ता हुआ तनाव, उस पे आपको निबंध लिखने को मिल सकता है, उससे पे आपकी राय मांगी जा सकती है। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो जैसे जैसे हमारा स्टैंडर्ड ऊपर होता जाता है, वैसे वैसे इस विषय पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने विचार प्रस्तुत कर पाते हैं। तो बच्चों, ये था एक निबंध का संक्षिप्त परिचय। अब अगली क्लास में, अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक आदर्श और अच्छा निबंध कैसे लिखें कि हमारे जो विचार हैं वो लोगों को अच्छे लगें, लोग उसकी सराहना करें और परीक्षा में हम पूरे के पूरे अंक निबंध से संबंधित विषयों पर पा सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।